नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 11 है हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा से ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखित खानाबदोश कहानी, जिसे हम पूरा पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये पाठ, ये कहानी। आज हम उनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, आपके लिए उनके जवाब पर्याप्त होंगे। आप उन्हें बहुत ध्यान से समझ लें और नोट कर लें। तो पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। मैंने ये जो डाउनलोड की ना पुस्तक, उसके प्रश्नों में अभी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें अंतर है थोड़ा, तो मैं दोनों के ही प्रश्नोत्तर आपको बता रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता। जब जसदेव को सूबे सिंह ने पीट दिया था तब की बात है ये कि जसदेव की पिटाई के बाद सभी मजदूर बुरी तरह से डर गए थे। उनका पूरा दिन दहशत यानी डर में ही बीता था, क्योंकि सूबे सिंह कभी भी वापस आ सकता था। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया, मतलब चुप्पी और खामोशी छा गई। सब अपनी अपनी झोंपड़ी में सिमट गए। एक बूढ़ा बिलसिया जो देर रात तक पेड़ के नीचे बैठा रहता था, वह भी शाम होते ही अपनी झोंपड़ी में चला गया और उसके खांसने की आवाज़ भी उतनी नहीं आ रही थी जितनी रोज आती थी। किसी ने भी ट्रांजिस्टर नहीं सुना, अर्थात इनसे लगता था कि सभी बुरी तरह से डरे रहे, है ना। जो हमेशा का वातावरण था वैसा वातावरण उस दिन नहीं रहा और सभी ने वह रात वह शाम डर के काटी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनियाँ थी, जहाँ सब कुछ अनिश्चित था। यह वाक्य मानो कि किस मनस्थिति को उजागर करता है। प्रतिध्वनि, हम जो ध्वनि करते हैं और जवाब में जैसे वापस कोई ध्वनि आती है उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो ये प्रश्न समझिए कि ईंटों को जोड़कर बनाए चूल्हे में जलती लकड़ियों की चिटपिट, जो ईंटों को जोड़ करके वे चूल्हा बना के उस पर खाना पकाते थे, तो उसमें जो लकड़ियाँ डालते थे, लकड़ियाँ जलाई जाती थी वो गीली सूखी सब तरह की होती थी, छोटी बड़ी मोटी, तो उनसे चिटपट जैसी आवाज़ निकलती थी। तो वो आवाज़ ऐसे लगती थी शांत मन से, मतलब दिखने में तो शांत मन से वो बना रही है खाना, लेकिन वह चिटपिट की आवाज़ में लेखक ने ये कल्पना की है जैसे उसके मन में फैली दुश्चिंताएं, मानव के मन में जो भी दुश्चिंताएं और जो भी तकलीफ थी उसकी प्रतिध्वनि उन लकड़ियों की चिटपट में सुनाई दे रही थी। यह वाक्य मानव की चिंता और फिक्र करने वाली मनस्थिति को उजागर करता है। मानो भट्टे पर काम करती थी, वहाँ दड़बे नुमा झोंपड़ी में रहना पड़ रहा था। ढिबरी की रोशनी और हैंडपंप का पानी, ईंटों को जोड़कर खाना पकाना, खाना क्या है केवल रोटियां सेकना और उन्हें गुड़िया चटनी के साथ खाना। तो चूल्हा जलाकर जब वहाँ की बटोरी हुई लकड़ियाँ उसमें जलाती थी या जलती थी तो चिटपिट की आवाज़ जो निकलती थी वे मानो के मन की दुश्चिंताओं और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनि थी, अर्थात मानो मन ही मन काम और पैसे को लेकर जो चिंतित होती रहती थी और घर छोड़कर आने पर भी कुछ खास अच्छा नहीं हो पा रहा था। तकलीफ़ों से भरा जीवन ही था, पर अपने मन की चिंता और तकलीफ़ों के बारे में भी कुछ कह नहीं पाती थी। इसलिए लेखक ने जलती हुई लकड़ियों की चिटपिट को मानव की चिंता और तकलीफ़ों की प्रतिध्वनि बताया है, अर्थात जैसे वो चिटपिट की जो ध्वनि थी वे मानव के मन की ही आवाज़ थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। मानो को जितना भी समय हो गया था वहाँ भट्टे पर काम करते हुए, लेकिन फिर भी वह भट्टे की ज़िंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। क्योंकि वहाँ जो हालात थे, जैसा वातावरण था, वह उसे रास नहीं आ रहा था। दड़बे नुमा झोंपड़ियाँ थी, न बिजली की व्यवस्था थी न पानी की। खाना भी ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाकर पकाया जाता था। सब दिन भर में इतना थक जाते थे कि अपने दड़बों में घुस जाते थे। किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाती थी, कोई सुविधा मस्ती मनोरंजन का तो कोई काम ही नहीं। गांव छोड़कर अच्छे से रहने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ भी हालात बदतर यानी बुरे ही थे, इसलिए वह वहाँ की ज़िंदगी से तालमेल नहीं बैठा पाई, है ना। अगला प्रश्न है, खुद के हाथ पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा था। वह क्या ख्याल था जो मानो के मन में बिजली की तरह कौंधा, इस संदर्भ में सुकिया के साथ हुए उसके वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। कि खुद के हाथ पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। उनके हाथों से जो पाथी गई थी ईंटें मानो और सुकिया के हाथों से, वे अब ईंट के भट्टे में पक करके बाहर निकली थी। और जब वे इन ईंटों को सहेज रहे थे या ठिकाने से लगा रहे थे, तब उन लाल लाल ईंटों का रंग देख करके मानो
बहुत ही खुश हुई, मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगा कि उसके जो हाथ की पाथी हुई ईंटें थी उनका रंग ही बदल गया था। और उस दिन उन ईंटों को देखते देखते मानो के मन में बिजली की तरह ख्याल कौंधा। मानो के मन में लाल लाल पकी हुई ईंटों को देखकर बिजली की तरह यह ख्याल कौंधा कि उसका भी ऐसी लाल ईंटों का बना हुआ घर होना चाहिए। इसलिए उसने सुकिया से पूछा कि एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है, मतलब अगर एक घर हम बनाना चाहें अपने लिए तो उसमें ऐसी लाल लाल पकी हुई कितनी ईंटें लग जाती है। तब सुकिया ने कहा कि भी बहुत सारी ईंटें लग जाती है, कई हज़ार, और इन ईंटों के साथ ही साथ लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत ये भी लगते हैं। और तो सुकिया के जवाब से उसका मन बेचैन उठा, क्योंकि इतनी ईंटें और सामान में तो बहुत पैसा लगने वाला था। उसे चुप देखकर सुकिया ने फिर काम पर चलने को कहा। उस रात वह उसी उधेड़ बुन में ढंग से सो नहीं पाई, बस उसके मन में लाल लाल ईंटों का घर घूम रहा था। सुबह भी वह समय से नहीं उठी, और जब उठी तो फिर सुकिया से वही बात कि क्या हम ईंटों का घर नहीं बना सकते। तो सुकिया ने कहा कि भी घर 2-4 रुपये में नहीं बनता, ढेर सारे नोट लगते हैं, और तुम तो वही बात कर रही हो कि गांठ में तो पैसा है नहीं और हाथी खरीदने का सपना देखती हो। तब मानो ने दिन रात मेहनत करके पैसा बचाने की बात कही कि भी हम दिन रात मेहनत करेंगे और पैसा बचाएंगे ताकि अपना घर बना सकें। तब सुकिया ने दुखी मन से कहा कि हमें इतनी मजदूरी नहीं मिलती कि बचाने की कोशिश भी करेंगे तो भी पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन घर बनाने जितना पैसा नहीं बचा पाएंगे, है ना। तो अपने घर का संतोष अलग ही होता है, इसलिए हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह अपना घर बनाए और उसमें सुकून से रहे। और ऐसा ही सपना, ऐसा ही ख्याल उन ईंटों को देख करके मानो के मन में भी कौंधा था। ठीक है। अगला प्रश्न, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। कि असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर उस दिन क्या हुआ, सूबे सिंह ने मानो को दफ्तर में बुलाया, क्योंकि किसने की तबीयत ठीक नहीं थी। बुलावा सुनकर मानो डर गई, क्योंकि वह जानती थी, वह समझ गई थी कि वहाँ क्या हो सकता था। और सुकिया भी परेशान हो गया। तब जसदेव जो उनके साथ ही काम करता था, तो थोड़ा अपनापन और प्रेम तो हो ही जाता है, इसलिए वह मानो को रोककर स्वयं गया। उसने कहा कि भी तुम रुको, मैं जाता हूँ। उसने सोचा होगा कि उसे देखकर शायद सूबे सिंह झिझक जाएगा या झेप जाएगा, लेकिन उसमें तो मालिक होने की अकड़ थी, इसलिए जसदेव का आना उसे बहुत अखरा और वह समझ गया कि जसदेव क्यों आया था। इसलिए वह बिफर पड़ा मैंने बहुत गुस्से में आ गया। और जसदेव से जब उसने अपशब्दों में बात की तो उसने प्रतिकार किया जसदेव ने कि आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो उसने जसदेव की पिटाई कर दी, क्योंकि एक मजदूर का इस तरह से जवाब देना, हिम्मत करना उसे सहन नहीं हुआ। तो उसने जसदेव की पिटाई कर दी। बस यही कारण था कि मानो की जगह जसदेव आ गया था और इस वजह से उसे बुरी तरह से गुस्सा आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ों को देखा और उनके किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ बताते हुए आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्तियां हैं कि भी सुकिया ने मानो की आंखों से बहते तेज अंधड़ मतलब यहाँ उसके आंखों से बहते हुए आंसुओं की बात है, और उन आंसुओं के किरकिराहट वह अपने अंदर महसूस कर रहा था। और सपना जो उनका टूट गया था घर बनने का, वह उसके कानों को फाड़ रही थी। वह आवाज़, मतलब सपना जो टूट गया, उस सपने के टूटने की आवाज़ जैसे उसको सहन नहीं हो रही थी। तो मानो जब सूबे सिंह के बुलाने पर भी दफ्तर नहीं गई, तब सूबे सिंह दोनों को तरह तरह से परेशान करने लगा। सांचा भी उनसे ले लिया और सुकिया को मोरी का काम दे दिया जो खतरनाक था। और फिर जसदेव भी उन पर रौब जमाने लगा, क्योंकि जसदेव ने पहले तो उनका साथ दिया, लेकिन बाद में वह उनसे अलग हो गया। उसने सोचा कि मैं इनके पचड़े में नहीं पड़ूंगा, तो जसदेव भी उन पर रौब जमाने लगा। तब भी दोनों शांति से काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन सुबह जब मानो काम पर गई तो उसकी बनी हुई ईंटों को टूटी फूटी हालत में देखकर वह सन्न रह गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ इसी संदर्भ में कही गई है। उस समय मानो को रोते देखकर सुकिया को जो तकलीफ और पीड़ा हुई, उसे इन पंक्तियों में बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। मानो के आंसू बुरी तरह से बह रहे थे, जो सुकिया को भयंकर तकलीफ पहुंचा रहे थे।
उन आंसुओं के प्रबल प्रवाह की तुलना तेज अंधड़ से की है। मतलब आंसुओं की जो धार बह रही थी उसके आंखों से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हमारे किसी काम को, हमारे किसी किए हुए काम को या सृजन को नष्ट कर दिया जाए तो हमारे मन पर क्या बीतेगी। तो वह कितना सपना देख करके, कितने सपने देख करके, घर बनाने का सपना देख करके वह मेहनत करी थी ज़्यादा से ज़्यादा और ईंटें पाथी गई थी, लेकिन जब काम पे गई और ईंटों को टूटे हुए देखा तो उसका दिल चूर चूर हो गया और इसलिए वह बुरी तरह से रोने लगी। तो उसके आंसुओं का जो प्रबल प्रवाह था उसकी तुलना तेज अंधड़ से की है। और अंधड़ में आंखों में जो मिट्टी चली जाती है उसकी किरकिरी वाली तड़प वह अपने हृदय में महसूस कर रहा था। सपने टूट गए थे और उनके टूटने की आवाज़ उसे सहन नहीं हो रही थी। अर्थात ऐसी स्थिति की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें इस हद तक परेशान किया जाएगा या इस हद तक तकलीफ पहुंचाई जाएगी कि काम छोड़कर ही जाना पड़ेगा। अर्थात उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी और हर बात वे सहन कर रहे थे, लेकिन अगर इससे से ईंटें रोज़ तोड़ दी जाएगी और उनकी मजदूरी नहीं दी जाएगी तब तो यहाँ रहना ही बेकार था। इसलिए सब कुछ जैसे उनके मन का जो ख्वाब था, सपना था, वह स्वाहा हो गया और उन्हें काम छोड़ करके जाना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट कीजिए। तो जो खाना बदोश कहानी है उसमें आज की समाज की समस्याएं, आज के समाज के मजदूर वर्ग की समस्याओं को रेखांकित किया गया है। उनकी क्या हालत होती है, कितना शोषण होता है, दिन भर मेहनत करने के बावजूद वे कितने अभावों में जीते हैं, है ना। ये समस्या सबसे पहली। दूसरी, मालिक न तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, न उन्हें आवश्यक सुविधाएं देते हैं। भट्टे पर भी देखा आपने कि कैसी वो छोटी छोटी सी दड़बे जैसी झोंपड़ों में रहते थे, न वहाँ पानी था न बिजली थी। फिर मजदूर वर्ग अपने हित और मालिक के डर के आगे एकजुट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वे ज़्यादा शोषण के शिकार होते हैं। अगर वे अपना हित न देखें, अपने स्वार्थ न देखें और मालिक के सामने सब एकजुट हो जाएं तो उनका शोषण भी न हो पाए। जातिवाद और ऊंच नीच की भावना उनके जीवन की मुसीबतें और बढ़ा देती है। फिर और मजदूर वर्ग की जो महिलाओं का शोषण भी करने से उनके मालिक लोग बाज नहीं आते, है ना। उनका यौन शोषण होता है, बेचारे गरीब होते हैं, गरीबों की परवाह कौन करता है, गरीबों पर और ज़्यादा अत्याचार होते हैं, तो उनके महिलाओं को भी यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। मतलब अपने मालिकों की बुरी नज़र और बुरी नीयत का शिकार होना पड़ता है। इस तरह की समस्याओं का चित्रण हुआ है और कहानीकार का दृष्टिकोण उनके प्रति संवेदना और मानवता से परिपूर्ण है। वह चाहता है कि उनकी समस्याएं खत्म हो। उसने मतलब कहानीकार ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से समस्याओं के कारणों में और जड़ों में जाने का पूरा प्रयास किया है और समाधान भी सुझाया है कि जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर और संगठित होकर ही वे ढंग का जीवन जी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब मैं आपको ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी ले लेती हूँ, कुछ इसमें लग रहा था ना। चौथा प्रश्न है, जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया। आपकी जो पाठ्य पुस्तक अभी जो है मैंने जो डाउनलोड की वो शायद पुराना अंक है, तो उसके प्रश्न और इसके प्रश्नों में अंतर है, इसलिए इसके भी प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में कि जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया। तो जसदेव ने, क्योंकि वह जसदेव जाति से ब्राह्मण था, वह कुछ ही समय हुआ था अपने गांव से यहाँ आया था, तो अभी वह वहाँ के संस्कारी उसमें रचे बसे थे। मतलब अपने गांव के और घर के संस्कारी उसमें रचे बसे थे, जहाँ जाति की उच्च और नीच जाति में जो अंतर होता था, उनके साथ व्यवहार में जो अंतर होता था। हो सकता है कुछ सालों बाद वह भूल जाता, जैसे कुछ महीने या साल बीत जाते तो वह शायद इन चीज़ों से निकल जाता, लेकिन अभी तो थोड़ा ही समय हुआ था, इसलिए जातिगत भेदभाव, छुआछूत अभी उसके दिल दिमाग में थे, इसलिए निम्न जाति की मानव के हाथ का उसने नहीं खाया, मतलब वो नहीं खाना चाहता था। अगला प्रश्न है पांचवा, लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटें गिराकर रौंदा है। लोगों को क्यों लग रहा था, क्योंकि उस रात न तो कोई आंधी तूफान आया था, अगर तूफान आता तो ईंटें गिर सकती थी, लेकिन कोई तूफान नहीं आया था, न कोई जंगली जानवर ही आया था, जिससे साफ था कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटें गिराकर रौंदा है। इन दिनों सूबे सिंह जो था वो मानो और सुकिया को कई तरह से परेशान कर रहा था, क्योंकि वे उसके वश में नहीं आ रहे थे। उसकी मानो पर बुरी नज़र थी और वह बदले की भावना से उन्हें परेशान कर रहा था, और ईंटों की हालत देखकर स्पष्ट समझ में आ रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटें गिराई है और रौंदा है, ताकि वे और ज़्यादा परेशान हों, है ना। समझ में आ रहा है। कई प्रश्नों के जवाब वापस मिले जुले से आ रहे हैं, घूम फिर कर आ रहे हैं, इसलिए बस आपको यही करना चाहिए कि हर पाठ को
जो भी पाठ आप पढ़ें, चाहे गद्य या चाहे पद्य, किसी भी विषय में 2 बार 3 बार पढ़ लें, आपको वो हाथों हाथ तैयार हो जाएगा। प्रश्नों को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदी साहित्य, हिंदी तो इतना प्यारा विषय है कि बस आपको समझ करके और सोच करके लिखना होता है। जो रटने जैसी चीज़ें होती है वो रटनी भी पड़ती है, जैसे छंद, अलंकार, व्याकरणिक वाला जो भी पोर्शन होता है, व्याकरण से संबंधित जो भी होता है। बाकी पाठ्य पुस्तक को तो आप केवल समझ लीजिए पूरे पाठ को, तो आप उनके प्रश्न के जवाब बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों में दे पाएंगे और उन्हीं से आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानो को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया है? क्योंकि मानो का एक ही सपना था, वहाँ की पक्की पक्की लाल ईंटों को देखकर कि उसका भी एक पक्का मकान हो, लाल लाल ईंटों वाला। और इस सपने को पूरा करने के लिए मानो और सुखिया दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे, पर सूबे सिंह मानो को परेशान कर रहा था और वह उसके चंगुल में नहीं आ रही थी। तरह तरह से परेशान करने के बाद तो हद ही हो गई। जब एक सुबह उठकर मानो ने देखा उसकी थापी गई ईंटें तोड़ दी गई थी, रौंद दी गई थी, यह दृश्य देखकर मानो पगला गई और उसे लगा कि उसकी पक्की ईंटों का मकान ही किसी ने धराशायी कर दिया। धराशायी मैंने धरती पर सुला दिया, क्योंकि सभी परेशानियां झेल कर भी वह वहाँ काम कर रही थी। पर अब जब ईंटें ही तोड़ी जा रही थी तो काम के साथ साथ सपना भी टूट गया था पक्के मकान का। ठीक है। अगला प्रश्न है, चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुखिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो जो कहानी की मूल संवेदना का अर्थ होता है कहानी की विषय वस्तु, कहानी का उद्देश्य, कहानीकार का मंतव्य, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस बात को लेकर के कहानी लिखी जाती है। तो खानाबदोश कहानी मजदूर वर्ग की व्यथा, वेदना और शोषण पर आधारित है। इसमें सूबे सिंह और असगर ठेकेदार उस अमीर और उच्च वर्ग के प्रतीक हैं जो निम्न वर्ग या दलित वर्ग का शोषण करते हैं, उनको सताते हैं। मजदूर मेहनत और ईमानदारी से कार्य करके शांति से जीवन जीना चाहते हैं, जैसे मानो और सुखिया, किंतु ये लोग गरीब महिलाओं पर भी बुरी नज़र रखकर उन्हें काम तक नहीं करने देते, मतलब उन्हें शांति से जीने नहीं देते, भले वो आराम से मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं। तब भी पहले उन्होंने किसनी का शोषण किया, महेश का जीवन बर्बाद किया, और अब मानो और सुखिया का भी शिकार करना चाहते हैं। जसदेव मानो को बचाने आता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। सभी सूबे सिंह से डर डर कर काम करते हैं और वहाँ रहते हैं। मानो और सुखिया उसके झांसे में नहीं आते हैं तो सभी हदें पार कर वह उनकी पाथी गई ईंटों को तोड़वा देता है और काम छोड़कर जाने के लिए विवश कर देता है। तो इस प्रकार इस कहानी की मूल संवेदना यही है कि दलित और शोषित वर्ग मजदूर वर्ग के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार और शोषण से पाठकों को परिचित करवाकर उनके हृदय में संवेदनशीलता जगाना, ताकि वे उनके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखकर व्यवहार कर सके। साथ ही जातिगत छुआछूत की ओर भी ध्यान दिलाकर उससे होने वाले नुकसान से भी परिचित कराया है। मजदूर वर्ग केवल अपना हित न देखे बल्कि संगठित होकर शोषण का विरोध करे, शोषण के खिलाफ लड़े और अपने साथियों की मदद करे, ऐसा संदेश और ऐसी प्रेरणा भी इस पाठ में दी गई है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आगे इस पाठ्य पुस्तक मतलब इसमें प्रश्न है, चलिए लोग हमारा घर ना बनने देंगे सुखिया के इस कथन के आधार पर। हाँ, ये तो हो गया। अब प्रश्न है, सुखिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी कि गांव में निम्न जाति का होने के कारण, मजदूर होने के कारण वहाँ अभाव से भरा और अपमान सहते हुए जीवन जी रहे थे वो दोनों। इसलिए वहाँ की ज़िंदगी से बाहर निकलकर शांति और सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए वे गांव छोड़कर शहर में आए। उनको था कि भी शायद शहर में तो ऐसा नहीं होता होगा, कि भी ऐसा हमारे साथ जो अपमानजनक व्यवहार होता है वो नहीं होता होगा। यह सोच करके सुखिया गांव छोड़ करके आया, लेकिन यहाँ भी हालात लगभग वही थे। जाति के कारण उन्हें शर्मिंदा और दुखी होना पड़ा जब जसदेव ने मानो के हाथ की रोटी खाने से मना कर दिया, और सूबे सिंह की मानो पर बुरी नज़र थी, लेकिन उसके चंगुल में नहीं आने के कारण उसने उन्हें तरह तरह से परेशान किया। वे मेहनत और ईमानदारी से कड़ा परिश्रम कर रहे थे, लेकिन सूबे सिंह ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया और उन्हें वहाँ से भी काम छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुखिया और मानो को खानाबदोश जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता? खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता। तो स्किल इंडिया जो प्रोग्राम है वह गांव-गांव और शहर-शहर चलाया जाने वाला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें युवाओं को, जो भी गांव या शहर के बेरोजगार युवा होते हैं, उन्हें
कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है और सरकारी योजना के तहत फिर छोटे छोटे उद्योगों को प्रशिक्षण और अनुदान के आधार पर विकसित किया जाता है। मतलब अनुदान दिया जाता है उन लोगों को, बेरोजगार युवकों को, और प्रशिक्षण तो दिया ही जाता है ताकि वे अपने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर सके, उन्हें विकसित कर सके। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से गाँव के लिए ही है। अगर सुखिया और मानव के समय पर ये कार्यक्रम होता स्किल इंडिया, तो उन्हें इस तरह से खानाबदोश जीवन नहीं जीना पड़ता, उनका घर का सपना भी पूरा होता और खुश भी रहते, स्वाभिमान और स्वावलंबन का जीवन जीते। तो इस तरह से आपके जो पाठ्य पुस्तक और इधर इस डाउनलोड की हुई पुस्तक में जो प्रश्न है वे सारे हो गए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आपने पाठ को समझा है और इनमें प्रश्नोत्तर हुए हैं, इनके वजह से आप इनको भी बहुत आराम से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दी गई गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। वही बात है, आपने पाठ समझ लिया है तो संदर्भ सहित इनकी व्याख्या कीजिए। योग्यता विस्तार, अपने आसपास के क्षेत्र में जाकर ईंटों के भट्टे को देखिए और ईंटें बनाने और उन्हें पकाने की प्रक्रिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आपके आसपास किसी क्षेत्र में अगर ईंटों का भट्टा बनता हो तो उसे आप देखिए, ईंटों का भट्टा हो तो वहाँ देखिए किस तरह से ईंटें बनाई जाती हैं और किस तरह से पकाई जाती है, देख करके जानकारी लीजिए और अपनी योग्यता बढ़ाइए और उनका अपने जवाब लिखिए। भट्टा मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आप जब भट्टा देखेंगे तो भट्टा मजदूरों की वहाँ की हालत देख करके आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। और ये जो कहानी है इसमें भी बिल्कुल यथार्थ चित्रण हुआ है भट्टे पर काम करने वाले लोगों का, किस तरह से रहन सहन होता है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो आप आराम से इनकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि कितना शोषण होता है, कितना दुर्व्यवहार होता है, कितना अपमानजनक व्यवहार होता है, कोई इज्जत, कोई सम्मान, कोई स्वाभिमान उनका सुरक्षित वहाँ नहीं रहता है। ठीक है, आगे शब्दार्थ भी देख लेते हैं। पाथना, सांचे की सहायता से या यूं ही हाथों से थाप पीट कर ईंट या उपला तैयार करना। आपने देखा होगा जैसे गांव में महिलाएं गोबर के कंडे थापती हाथों से, तो इसी तरह से ईंटें भी हाथों से थापी जाती हैं, या सांचा हो तो सांचे की सहायता से ईंटों के आकार में उस मिश्रण को ढाला जाता है। उपला माने कंडा, जो गोबर से बने हुए होते हैं जिनको ईंधन के रूप में चूल्हे में जलाया जाता है। मुआयना माने निरीक्षण। दड़बा, मुर्गी इत्यादि को रखने के लिए बनाया गया छोटा घर। दड़बा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मुर्गियों को बड़ा ठूस ठूस के रखा जाता है। और जब ऐसा घर या ऐसी झोंपड़ी जिसमें मनुष्य भी ढंग से न बैठ सके न खड़ा हो सके, बस जैसे तैसे वो उसमें घुस करके रह सकता हो, बिल्कुल आराम या सुविधा नहीं हो, तो उसे इसलिए यहाँ पे दड़बा कहा गया है उनकी झोंपड़ियों को। अंटी, अंटी मने गांठ, कमर के ऊपर धोती की लपेट, जिसका इस्तेमाल रुपए पैसे रखने के लिए होता है। कि कमर पर जो वो धोती पहनते हैं उस धोती के ऊपर ही, मतलब धोती के ऊपर ही कमर के पास में ही, मतलब कमर पर ही ऐसा लपेट दिया जाता है धोती को कि जिससे गांठ जैसी बन जाती है, जिसमें रुपए पैसे लोग रखते हैं। शिद्दत से मने तीव्रता से, प्रबलता से। अंजाम मने परिणाम या फल। ठीक है, तो आपको प्रश्नों तो समझ में आ गए होंगे और प्रश्नों को बहुत संतोषजनक जवाब मैंने दे दिया है, समझा दिया है। आप इन जवाबों के माध्यम से अपने प्रश्न तैयार कर सकते हैं और बहुत काफ़ी है, मतलब शब्द संख्या वगैरह। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जो भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।